हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज की प्ले बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज का पहला टॉपिक बात करता है आदित्य L1 के बारे में। पहली बात, ये क्या मिशन है और इसके रिजल्ट क्यों आए, क्यों इंडिया के लिए रेलेवेंट है। आदित्य मतलब होता है सन यानी सूर्य, और ये इंडिया के इसरो का मिशन था सन के ऊपर, सन ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कि जो भी हमारा सन है उसमें जो भी फेनोमेना होते हैं उसको लेकर ये मिशन लॉन्च किया गया था। सन ऑब्जर्वेशन को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन था और इसका पहला रिजल्ट जो है वो अब आया है। ये पहला साइंटिफिक माइलस्टोन है इसरो के लिए, जहां पे उन्होंने अपने पेलोड का इस्तेमाल करते हुए ये बताया है कि जो सन से कोरोनल मास इजेक्शन होता है उसको स्टडी करने में कामयाबी मिली है कि किस टाइप पर ये मास इजेक्शन होगा। अब पहला सवाल, व्हाट इज कोरोनल मास इजेक्शन? आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME ये किससे जुड़ा हुआ है? सन से, आदित्य L1 से, ये सन के सरफेस से निकलता है या मून के सरफेस से, या ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला आदित्य L1 मिशन किस चीज से जुड़ा हुआ है? सन ऑब्जर्वेशन के ऊपर। दूसरा इसरो का मिशन था, और तीसरा कोरोनल मास इजेक्शन की स्टडी को लगभग ये शुरू कर दिया है। इसलिए उसका पहला रिजल्ट आ गया, इन्होंने बताया कि किस टाइम में वो इजेक्शन होगा। अब जो हमारी सन की सरफेस है ना, ये पूरी सरफेस गैस से भरी हुई है, तो वहां पे बहुत सारे हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा क्रिएट होता है। हम सब स्कूल में पढ़ते आए थे, गैस, लिक्विड और सॉलिड, 3 तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, प्लाज्मा भी होता है। तो प्लाज्मा और बाकी तरह की जो हीट वहां से निकलती है उसकी आउटर सरफेस से, उसको हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस। वो कब होते हैं और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक चेंजेस और बाकी चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी करने के लिए ही हमारा ये मिशन वहां गया था। अब सन तो जो जहां लोकेटेड है उसके आसपास आपको खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। ड्यू टू हीट ये संभव ही नहीं कि आप वहां पर उस पर ऑब्जर्वेशन काफी समय तक कर पाओ, तो इसलिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारा मिशन वहां पहुंचा था। और इसमें एक स्टेरोस्कोपिक लेंस लगा हुआ था जो विजिबल लाइट जो उससे निकलती है उसको स्टडी करता, और उसके थ्रू हेल्प करता जो साइंटिस्ट है उनको समझने में कि इनके अंदर से जो ये मास बाहर निकल रहा है, जो प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये किस टाइप पर होगा, कब इसका पीक टाइम आएगा, ताकि वो समझ पाए कि किस रेट पे बाहर आता है, क्या क्या इसके प्रभाव होते हैं, कैसे इसका फेनोमेना स्टडी किया जाए। क्योंकि उसकी वजह से होता ही है ना कि कोई भी चीज जो सन के सरफेस के पास जाती है वो लगभग तबाह सी हो जाती है। तो इस मिशन में ये प्रमुख ऑब्जर्वेशन है कि क्लोज रेंज पर जाके कोरल मास इजेक्शंस को स्टडी करना, ऑब्जर्व करना, उनके ऊपर थर्मोडायनेमिक इंसाइट्स लेना और मॉनिटर करना कि किस समय में ये पीक पर होता है ये सब। ठीक है। और आदित्य L1 मिशन असल में कब लॉन्च हुआ? तो पिछले साल लॉन्च हुआ था सितंबर में। ये लगभग इसको 1 साल से ज़्यादा का टाइम तो हो चुका है। और ये इंपॉर्टेंटली एक ऐसी जगह लोकेट करके वहां को प्लेस किया गया जैसे लैग्रैंज पॉइंट कहते हैं। ये देखो, ये अगर आप सन की बात करो ना, ये मान लो सन है, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पर मान लो ये अर्थ है। ठीक है। तो एक ऐसी लोकेशन है लैग्रैंज पॉइंट जिसके ऊपर इतना ग्रेविटेशन फोर्स दोनों का पड़ रहा होता है कि यहां पर आप जिस चीज को रख दो वहां फिक्स हो जाएगी, उसे कहते हैं लैग्रैंज पॉइंट। तो आपको एडिशनल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस चीज को आगे प्लेस करने के लिए। तो ये अर्थ सन लैग्रैंज पॉइंट L1 पे लोकेट किया गया था, इसलिए इसका पूरा नाम है आदित्य L1। तो ये जो करंट ऑर्बिट है, ये 6 जनवरी को अपना वापस को प्लेस किया गया, और अराउंड ये 5 साल तक ऑपरेट करेगा, लगातार हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। ये लैग्रैंज पॉइंट ढेर सारे होते हैं, L1 हो गया, L2 हो गया, L4 हो गया, L3 हो गया। ये वो पॉइंट है जो ऐसी लोकेशन है जिन्हें लैग्रैंज पॉइंट कहते हैं। तो आदित्य L1, आदित्य मिशन जो हमारा इस लोकेशन पे सिचुएटेड है, जो सन के फिर यहाँ पर जो इसके सरफेस से जो भी हीट लाइट इजेक्ट होगी इसको स्टडी कर पाएगा। तो आदित्य L1, L1 मतलब लैग्रैंज पॉइंट। लैग्रैंज पॉइंट क्या होता है ये हमने समझ लिया, आदित्य मिशन ये हमने समझ लिया। ठीक है। CME क्या होता है? कोरोनल मास इजेक्शन, जो प्लाज्मा रेडिएशन वहां से निकलती है उसको स्टडी करने का काम हो गया। प्लस ऑब्जर्वेशन क्या आई है? ऑब्जर्वेशन ये आई है कि क्लोज रेंज में जाकर हम ये इंसाइट ले पाएंगे कब ये होने वाला है, क्या इसकी मात्रा होगी, और इसके बारे में डिटेल से चीजों को समझ पाएंगे। CME में आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या चीज होती है, और ये बहुत बार होते रहते हैं जब जब आप सोलर साइकिल होते हैं, कई सारे इसमें फ्रीक्वेंटली कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं। जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है ना, तो उसकी मैग्नेटिक वेव अर्थ तक आ जाती है। जब ये मैग्नेटिक वेव अर्थ तक पहुंचती है तो आप देखोगे काफी सारी चीजों में हम कहते हैं अक्सर कि हमारे जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस उनको दिक्कत आ सकती है, एक वेव से आ रही है, वो वेव इन्हीं से आती है। तो इसलिए अर्थ के लिए बहुत रेलेवेंट चीज है, जिसके बारे में अब इसरो को अपना डेटा मिल जाएगा। और जो जैसे अर्थ पे जियो स्टॉर्म्स आते हैं या ऑरोराज, ऑरोराज आपने देखे होंगे कि आसमान के ऊपर
अलग अलग तरह की रेड और ब्लूइश लाइट्स आती हैं। खासतौर पे आप इसको नॉर्वे से, स्वीडन से, सॉरी नॉट स्वीडन से, नॉर्वे से, और आई गेस अलास्का या साइबेरिया में देख सकते हो, आइसलैंड में देख सकते हो, उन्हें ऑरोरा कहते हैं। तो वो ऑरोरा भी इसी कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है, इसकी वजह से तरंगों में जो बदलाव आते हैं उसको आप देख पाते हैं, वही होता है ऑरोरा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं हम, जहां बात हो रही है ब्राजील की। ब्राजील क्यों न्यूज में है भाई? ब्राजील ब्रिक्स का एक दूसरा मेंबर बना है जो कि बीआरआई से बाहर आ गया। अब पहली बात, बीआरआई क्या है? बीआरआई मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव असल में चाइना का ऐसा इनिशिएटिव था जिसके तहत चाइना ने दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पुश किया। जो चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उनका एक विजन जो है इसको लेकर ही, उनका एक विजनरी प्लान है जिसमें ये कनेक्ट करेंगे पूरी दुनिया को रोडवे से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। लगभग $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा ऑलरेडी चाइना इस पर स्पेंड कर चुका है, जिसमें सीपेक हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरेशियन ब्रिज, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में और अलग अलग रीजन्स में कनेक्टिविटी वो डेवलप कर चुके हैं। लगभग 150 देश इसको ज्वाइन कर चुके हैं। एशिया में या साउथ एशिया में स्पेसिफिकली बात करूं, 2 देश इसके मेंबर नहीं है, एक इंडिया और एक भूटान। इंडिया इसलिए मेंबर नहीं है क्योंकि सीपेक जो गुजरता है वो पीयूके से गुजरता है, ग्वादर से लेके काशगर का रेंज है, इसलिए इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया। और भूटान ने कहा कि भाई इंडिया ज्वाइन नहीं करेगा तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन अब एक और बड़ी कंट्री से बाहर निकली है, वो है ब्राजील। ब्राजील क्यों बाहर निकली? ब्राजील इसलिए बाहर निकली, उसके भी दिख रहा है कि असल में जो प्रोजेक्ट्स चाइना बनाता है ना, इन सभी प्रोजेक्ट्स में होता ये है कि प्रोजेक्ट्स पास हो जाते हैं, फिर चाइना लोन्स प्रोवाइड करता है, चलो रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, हम लोन देंगे। वो लोन ऐसे प्रोजेक्ट्स पर दिए जाते हैं जिन प्रोजेक्ट्स के थ्रू रोड बिल्ड हो या डैम बिल्ड हो या पावर प्रोजेक्ट बिल्ड हो, उसका फायदा डायरेक्टली चाइना को मिलता है। आपके देश को होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितनी की आप उम्मीद करेंगे, और बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना है। और अक्सर वो देश जो ये प्रोजेक्ट अपने देश में करवाते हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, वो लोन पे नहीं कर पाते। और चाइना फिर उन जगहों पर अगर बोलता है आपने लोन पे नहीं किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो ये हमारा हो गया, हमें 90 साल की लीज पे दे दो, जैसे उन्होंने श्रीलंका में किया, हमन टोटा में किया। ये जो दिक्कतें मालदीव झेल रहा है, श्रीलंका ने झेली, कई ऐसी कंट्रीज में प्रॉब्लम में है, तो उसी वजह से ब्राजील इससे बाहर हट गया। और इस जो हम कह सकते हैं कि एक व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स जो रन करता है, ऐसे प्रोजेक्ट जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। व्हाइट एलिफेंट आपके घर पे कितना अच्छा लगेगा, एक सफेद हाथी बड़ा सा खूबसूरत, उस पर आप चढ़ के घूमोगे, पर उसकी कोई यूटिलिटी उतनी नहीं है, आपको फायदा नहीं है। टूरिस्ट कभी कभी आएंगे, देखे 100 रुपए की टिकट कटी या 500 या 1000 या 10,000, पर वो हाथी 1 लाख का खाना खा जाएगा 1 घंटे में। तो व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स जैसे बड़े बड़े डैम, जिसका आपको फायदा नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, जिसकी बिजली आप बेच नहीं सकते, दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स। सो ब्राजील इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, और एक ऐसी कंट्री है जो नॉर्थ साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर की में पोजिशन है। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों यहाँ से पास होते हैं। और ना एक खास बात है कि लगभग साउथ अमेरिका की हर कंट्री से ब्राजील की बाउंड्री टच होती है एक्सेप्ट 2 कंट्रीज। कैन यू टेल मी विच 2 कंट्रीज आर नॉट पार्ट, जिससे ब्राजील की बाउंड्री टच नहीं करती? एक चिले या चिली, जिससे ब्राजील की बाउंड्री टच नहीं होती, वो यहाँ पर है, जो आपको दिखेगा यहाँ बिल्कुल कोने में, इसकी बाउंड्री ब्राजील से टच नहीं होती है, चिले की। और दूसरी ऐसी कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिका की जिसकी बाउंड्री ब्राजील से टच नहीं होंगी? ठीक है, तो वह है इक्वेडोर। 2 देश है, बाकी सबकी बाउंड्री, सबकी बॉर्डर्स शेयर होते हैं ब्राजील से। तो 2 देश कौन से ऐसे हैं? एक इक्वेडोर और दूसरा चिले। इस रीजन में खासतौर पे ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, अमेजोन ग्रीन फॉरेस्ट है, अमेजोन की रिवर है, सैन फ्रांसिस्को रिवर यहाँ बहती है, इगासो रिवर यहाँ बहती है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवर बेसिन है। वाटर जितना निकलता है डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से, लार्जेस्ट रिवर दुनिया की कोई है तो वो अमेजन है। और कहा यह जाता है कि जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र है, इसके में अभी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ब्राजील में भी शायद में उससे बड़ा रिवर आइलैंड बन चुका हो, क्योंकि इंडिया में जो रिवर आइलैंड है, मजूली जिसका नाम है, वो लगातार कम होता जा रहा है साइज में ड्यू टू इरोजन। तो वहाँ भी एक बड़ा रिवर आइलैंड अमेजोन रिवर के ऊपर भी है, और यहाँ अमेजोन ग्रीन फॉरेस्ट है, और लगातार उनमें आग लग रही थी, तो एक मुद्दा वहाँ बना हुआ था। चलिए अब इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, जो बात करता है इंडिया के पहले एनालॉग स्पेस मिशन के बारे में। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन। अभी क्या बात हुई डिजिटल एनालॉग, ये क्या मतलब हुआ? देखिए, नॉर्मली हम स्पेस मिशन में क्या करते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे, अंतरिक्ष में वो रहना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे? मान लो वहां गए, मार्स में गए, मार्स की सर्फेस ऐसी है जहां पर कुछ ऐसा टेम्परेचर है, या तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उस इंसान को वहां रहना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो? तो उसके लिए धरती पर ऐसी जगहों पर जाया जाता है जो उस तरह की टेम्परेचर्स या उस तरह का माहौल जहां पर हो, जहां रहकर आप उस तरह से चीज़ों को समझ सकें या आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो सके, ताकि आप मार्स से किसी और जगह पे जा पाए।
तो दुनिया की ऐसी कुछ जगह जैसे डेजर्ट हो गया या कोल्ड डेजर्ट हो गया या कोई वॉल्केनो के पास का इलाका हो गया, वहां पर उसको मिमिक करते हुए मिशन होते हैं ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो प्रिपेयर कर सके, हम समझ सके कि हम उस सिचुएशन को कैसे पढ़ेंगे, कैसे स्टडी करेंगे। तो वैसा ही एक एनालॉग स्पेस मिशन लद्दाख में लॉन्च हुआ है और ED3R5A स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और IIT बॉम्बे मिलकर से कर रहे हैं। और इसमें होगा ये कि जो इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट होते हैं उसमें कैसे रहें, उसको कैसे स्टडी करें, कैसे उसमें सर्वाइव करें, इस चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी। क्योंकि ज्योग्राफी जो है लद्दाख की वो इतनी एक्सट्रीम है कि वो मून की तरह दिखती है थोड़ी बहुत सरफेस। तो वहाँ से आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, डेटा क्रिएट कर सकते हैं कैसे, अगर भारत में आगे गगनयान मिशन है और मिशन है जिनमें एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वहाँ हम स्टडी कर पाएंगे इंसान पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह इन चीज़ों को स्टडी किया जा सकता है। तो ये अस्तर में फील्ड टेस्ट है जो अर्थ के ही अलग अलग एनवायरमेंट में किए जाते हैं, जो बाहरी प्लैनेट्स के एनवायरमेंट को मिमिक करते हैं, उसके जैसे दिखते हैं। इससे आप टेक्नोलॉजी अपनी टेस्ट कर सकते हो, मान लो लद्दाख में काम कर रहा है नहीं, एक्सट्रीम ठंड में काम कर रहा है नहीं, एक्सट्रीम गर्मी में काम कर रहा है या नहीं, ये इक्विपमेंट कितना और चाहिए होगा, कितना खाना चाहिए होगा, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, कैसे बिहेवियर बदलेगा, ये सब आप सीख सकते हैं। इससे आप रिसोर्स कंस्ट्रेंट कम कर सकते हैं, सेफ्टी चेक कर सकते हैं, स्पीड एफिशिएंसी नाप सकते हैं। तो अभी ऑलरेडी दुनिया में कई सारे हैं, जैसे एनवी हैब है। एनवी हैब जर्मन स्पेस एजेंसी का है जो एरोसेन मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होता है साइकोलॉजी के ऊपर हमारी, उसको स्टडी कर रहा है। हेरा हाउस्टन टेक्सास में है, जो एक हैबिटेट बनाया गया है ताकि आइसोलेशन में या रिमोट कंडीशन में जब एक्सप्लोरेशन करनी हो तो इंसान किस तरह प्रिपेयर करे। एक डेजर्ट रैट है जो आर्टेमिस 3 जो मिशन है नासा का, उसके बारे में जो वहाँ प्रेशराइज सिचुएशन होंगी उसके लिए एस्ट्रोनॉट्स और एक्सप्लोरर्स को प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये भी समझ गया। अगला टॉपिक है एक्सरसाइज वज्र प्रहार और गरुड़ शक्ति के बारे में। देखिए वज्र प्रहार एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एक्सरसाइज है जो इंडिया किस देश के साथ करता है। वज्र प्रहार, वज्र हुआ करता था हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से किन के पास, इंद्र के पास। इंद्र वॉज द किंग ऑफ गॉड्स। ठीक है, हु इज द किंग राइट नाउ, कंट्री के बीच में कौन सा बड़ी पावरफुल कंट्री है, USA। तो वज्र उसी के पास है, तो उसी के साथ वज्र प्रहार की प्रैक्टिस होती है, तो इंडिया USA। गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति असल में हमारे एक करीबी देश इंडोनेशिया के साथ आप करते हैं, विच इज गरुड़ शक्ति, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और इससे हम अपनी कोऑपरेशन और टेक्निकल कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं। इंटर ऑपरेशनल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर काम करते हैं। वज्र प्रहार 2010 से शुरू हो चुका है और हर एक साल होता है इंडिया USA के बीच में। अभी इसका 15वां अधिवेशन एडाहो जो USA में वहाँ पर हो रहा था। दूसरा गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है और इसी महीने ये भी लॉन्च है 1 से लेकर 12 के बीच में। ये 2012 से स्टार्ट हो चुका है। रीजनल सिक्योरिटी और ग्रोथ के ऊपर काम करता है। नाम किसके किसके बीच में है, क्यों रेलेवेंस है, ये पता आपको होना चाहिए। ये दोनों ही देश इंडिया की इंडो पैसिफिक में जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है टू बी ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, उसको एनहेंस करने में बड़ा रोल प्रोवाइड करेंगे। इंडियन ओशन को सेव करने में, सिक्योर करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक, पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट हो रहा है कहाँ, न्यू दिल्ली में। तो मिनिस्टर कौन करा रहा है, पहली बात करा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, दोनों मिलकर कर रहे हैं पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट। अब एशिया में मेनली बुद्धिस्ट कंट्रीज है, जापान, साउथ कोरिया, म्यांमार, इंडिया, इवन चाइना टू सम एक्सटेंट, मंगोलिया, ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ प्रैक्टिस होती है। तो इसमें एक कोलेब्रेशन के साथ ही होने वाला है जिससे कि प्रमोट हो डायलॉग, डेवलपमेंट, और जो अभी एशियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनकी क्या चैलेंजेस हैं, कैसे बुद्धिज्म को और कंजर्व किया जाए, कैसे इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको और बढ़ाया जाए टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट के केसेस में। इसमें संघ लीडर, स्कॉलर, एक्सपर्ट सबको बुलावा दिया जाएगा, सब साथ आके बैठेंगे और धम्म के ऊपर काम होगा, कल्चरल स्पिरिचुअल यूनिटी के ऊपर काम होगा। इसके अलावा एक्ट पीस पॉलिसी को बढ़ावा मिलेगा इंडिया के हिसाब से, और कैसे ये एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जिससे धम्म का भी इस्तेमाल करके गाइड कर सकते हैं चीज़ों को। धम्म के ऊपर, धम्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर, अहिंसा के ऊपर, कैसे हम साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये बहुत रेलेवेंट उस हिसाब से। और इस समिट की थीम्स क्या है इस बार, जो बुद्धिस्ट आर्ट, आर्किटेक्चर, हेरिटेज, बुद्ध चरका यानी जो उनकी टीचिंग्स है उसके बारे में, और बुद्धिस्ट रेलिक्स, बुद्ध धम्म, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलोसफी। अब देखिए ये सारे टॉपिक्स जो है, सारी थीम्स जो है, उससे एक चीज़ को प्रमोशन मिलेगा, टूरिज्म को या रिसर्च को या स्टडीज़ को, और वो सब की सब कहाँ होंगी मेजरली इंडिया में, क्योंकि इंडिया है उसका हब है। तो अब इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो इंडिया का रोल है, रेलेवेंस है, उसको ग्रोथ मिलेगी, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, और ये उसका एक प्राइमरी एग्जाम्पल बन सकता है। और इसी में कई सारी चीज़ें डिस्प्ले में होंगी, जिससे इंडिया एज ए धम्म सेतु, ब्रिज ऑफ धम्म, जिसकी वजह से धम्म एग्जिस्ट कर पा रहा है, ये जो ब्रिज की तरह काम करता है दुनिया और
बुद्धिज्म के बीच में, और बिल्कुल भारत से ही बुद्धिज्म एक तरह से शुरू हुआ है, क्योंकि जो सिद्धार्थ थे गौतम बुद्ध, उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति भारत में ही हुई थी, बिहार में। तो वहां से बुद्धिज्म शुरू होता है। तो वो जो एक इंडिया का रोल है बुद्धिज्म की सेंट्रलिटी में, उसको हमेशा फोकस करता है। कनेक्टिंग एशिया थ्रू बुद्धिज्म, इंडिया का जो रोल है, कैसे इंडिया साउथ ईस्ट एशिया, एक्ट ईस्ट, इनको कनेक्ट करना चाह रहा है, तो वो इंडिया के हेरिटेज और इन्फ्लुएंस को भी बढ़ावा देगा। तो पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली में। अगला टॉपिक है लाइडार के बारे में। लाइडार क्या है? लाइडार असल में एक टेक्नोलॉजी है जिसकी इस्तेमाल करके पहली बार एक रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया है एक ऐसी सिटी, मायन सिटी, जो मेक्सिको के घने जंगलों में छुपी हुई थी। उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ के निकाला है। तो लाइडार टेक्नोलॉजी न्यूज़ में आई है। इससे पहले भी उबर और टेस्ला के टाइम में लाइडार न्यूज़ में थी। लाइडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक रडार की तरह, यानी लाइडर इज लाइक रडार, जो लाइट का इस्तेमाल करके लाइट से जो सेंस करता है कि कोई चीज़ कहाँ लोकेटेड है, उसकी रिफ्लेक्शन से उनको पता लगता है कितना डिस्टेंस है, और वो एक 3D मैपिंग कर पाते हैं कि क्या यहाँ पर होगा, इस तरह का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब किस तरह की चीज़ें होंगी। देखो लाइट ना बहुत सारी स्ट्रॉन्ग बीम्स आप भेज सकते हैं, जिनके रिफ्लेक्शन से ये टेक्नोलॉजी लगभग सही तरीके से अनुमान लगा सकती है कि जिन चीज़ों से टकरा के वापस आ रही है उनका फेस या उनका स्ट्रगल कैसा है या उनका टेरेन कैसा है। तो आप एक प्रॉपर 3D मैप बना सकते हैं। ये मैपिंग जो ऑटोनमस टेक्नोलॉजीज हैं, जो ऑटोनमस कार्स होती हैं, वो जो मूव करते हैं, जैसे टेस्ला, उसमें एक सिस्टम होता है कि आप अपने कार को बुला सकते हो पार्किंग लॉट से। तो वो इसी चीज़ पे काम करती है। लाइडा टेक्नोलॉजी के थ्रू ही वो सेंस करते हैं। इन तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके आप पहचान सकते हो आगे क्या है, उसके हिसाब से कार ऑटोनमसली एक्ट कर सकती है। कोई अगर सामने चीज़ है तो कैसे उसको रिएक्ट करना है, उन सब चीज़ों को लेकर। तो लाइडार टोपोग्राफिक और बैथमेट्रिक दो तरह के टाइप होते हैं। एक जो अर्थ की मैप की सरफेस और कैप्चर करता है कि कैसे पानी है, क्या किसी इलाके में है। एक अंडर वाटर और सी फ्लोर को भी मैप करने में काम आता है। और जैसे मैंने एक बोला, लाइडर का इस्तेमाल कार और नॉर्मली भी रडार की तरह करती है कार कंपनियां भी। तो इसमें लेजर होते हैं, स्कैनर होते हैं, जीपीएस रिसीवर होता है, जिससे आप लेजर पल्स के थ्रू सरफेस को हिट करते हो। उससे पता लगता है कि भाई क्या है, वह बिल्डिंग है तो किस तरह रिएक्शन आया, वेजिटेशन है, लैंड है। और फिर जीपीएस से आप पता लगाते हो कि कितना डिस्टेंस है, कितनी लेवल पे मैप है। तो आप पूरा का पूरा एक क्लाउड डेटा क्रिएट कर लेते हो, जिससे आपको पता लगता है कि कहाँ पर कौन सी सरफेस है। उससे आप उसके फीचर्स, यानी कितनी डेप्थ है, किस तरह की वेजिटेशन है, किस तरह के लोग वहाँ रह रहे हैं, क्या है, कौन सा इक्विपमेंट है, ये पहचान सको। आप बेयर अर्थ मॉडल का इस्तेमाल करके उससे आप ट्री और स्ट्रक्चर को हटा के केवल ग्राउंड एलिवेशन भी देख सकते हो। अक्सर आप देखते होंगे क्योंकि कई जगह आपको दिखाता है कि भाई गूगल मैप्स पे आप इजीली देख सकते हो उसको कितनी एलिवेशन है। उसी का एग्जाम्पल है। तो देखो पॉइंट यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं लाइडार क्या है, ठीक है, क्या ये एक जीपीएस है, क्या है लाइडार, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें किसका इस्तेमाल करता है? लेजर का, स्कैनर का, जीपीएस रिसीवर का, लेजर पल्सेस का इस्तेमाल किया जाता है सरफेस को पहचानने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। क्या यूज हुआ? एक मायन शहर को ढूंढ निकाला। कहां पर? मेक्सिको में। मेक्सिको कहां पर है भाई? साउथ ईस्ट, साउथ अमेरिका के ऊपर, सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है मेक्सिको। अमेरिका के ठीक नीचे मेक्सिको है। वहां पर ड्रग कार्टेल बहुत सारे चलते हैं, आपको पता ही होगा। तो वहां पे इसको निकाला। और लाइडर का इस्तेमाल ऑलरेडी मैंने बोला, जैसे आपको नई टेक्नोलॉजीज में ऑटोनमस ड्राइविंग में ही होता है, आर्कियोलॉजी ज्योग्राफी में भी उतना ही ज़्यादा होता है। आर्कियोलॉजी में इससे आप क्विकली किसी एरिया को स्कैन कर सकते हो, आप हिडन स्ट्रक्चर को पहचान सकते हो बिना उस जगह को नुकसान पहुंचाए। आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स को आप मैप कर सकते हो, भाई इस जंगल के पीछे क्या हो सकता है, या यहाँ कोई कीव सी है, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा अंदर कुछ खोखला है, बाहर कुछ सख्त सा है, मतलब ऊपर बस एक दीवार है, अंदर लेकिन एक गुफा है। अजंता एलोरा जैसे हम बहुत इजीली इससे अगर ढूंढ सकते हैं, मैं अगर ढूंढनी पड़े तो आप 10 सीटर्स जंगलों में हाई रेजोल्यूशन मैप बना सकते हो, जिससे जोग्राफिकल कंजर्वेशनिस्ट जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, उनको बहुत फायदा होगा। तो लेबर इंटेंसिव को हटाकर और ये बहुत इजीली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप लाइडर की टेक्नोलॉजी से ये सब पता लगा सकते हो। इससे आप इवन एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हो। इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमी में होता है, मैपिंग में होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार की जो बात होती है। तो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर में कर सकते हो, कितने लेवल पे आपको फर्टिलाइजर यूज़ करना है, मॉनिटर करने, क्रॉप ग्रोथ कितनी हुई, कितना और होना चाहिए। आर्कियोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हो स्ट्रक्चर को समझने के लिए। फ्लड और एनवायरनमेंट की केस में आप देख सकते हो किस स्ट्रक्चर में कितना आपको और काम करना चाहिए, क्या शोर लाइन होनी चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स कितना होना चाहिए, क्योंकि आप सही तरीके से उस टेरेन को स्टडी कर पाओगे और कई चीज़ें प्रिडिक्ट भी कर पाओगे। और मोबाइल फोन्स में 3D स्कैनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये तो हो गई लाइडार की बात। तो अगर आपसे पूछा जाए लाइडार का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो आप कर सकते हैं, समझ पाएंगे क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है।
अगर उसी में क्या ढूंढा भाई, मायान सिविलाइजेशन कहाँ पर थी भाई, इसे मेसो अमेरिकन सिविल कल्चर कहते हैं। कहाँ पर था, सेंट्रल अमेरिका के आसपास ही रीजन डेवलप हुआ था, साउथ ईस्ट मेक्सिको, नॉर्दर्न सेंट्रल अमेरिका में। तो यहाँ पर वुड, जेड और ऑब्सीडियन वगैरह का इस्तेमाल होता था स्कल्पचर की तरह। पिरामिड टेम्पल बनाए गए थे, पैलेसेस थे। तो एक ऐतिहासिक कल्चर है। और इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं। तो ये वही लोग हैं, इनको थोड़ा आप इस हिसाब से याद कर सकते हो। जो किंग था वो भगवान और इंसानों के बीच के लिंक की तरह देखा जाता था। पेट्रिलियन लाइन को फॉलो करते थे ये लोग। तो ये सेंट्रल अमेरिका की एक सिविलाइजेशन थी। अब हमने आज के टॉपिक्स देख लिया, देखते हैं कितना आपको याद है। आदित्य एल 1 मिशन इज इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या आंसर है। ब्राजील borders every South American country except Argentina and Peru. First Asian Buddhist Summit in New Delhi. Remote sensing system LiDAR uses laser pulses to measure distance between a sensor and Earth's surface. Vajra Prahar is joint special forces exercise between India and Indonesia. क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, कितने सही किया आपने इसमें से? पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है कौन सा इंडिया का? इट इज गगनयान। ब्राजील का किसके साथ नहीं लगती बाउंड्री? अर्जेंटीना से तो लगती ही है। किससे नहीं लगती बताइए? पेरू से भी लगती है शायद, चिली और बोलिविया। पहली फर्स्ट एशियन समिट कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई, बिल्कुल हुई। लाइडा भी सही है। वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच में है। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आप इसको स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम पे, या जा सकते हैं PW ओनली एस ऑफिशियल पर, और आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए अच्छा रहा हो। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली एंड हैव अ नाइस डे।